कार्यक्रम में शामिल होने गोल्डी फ्लॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह साहब। गौतम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सर, समझ नहीं आ रहा बाजार ऊपर जाना चाहता है या नीचे। जिस तरह से रेंज में फंसा हुआ है, टेस्ट किया है, कौन सी रेंज पे भरोसा करें? एकदम शॉर्ट टर्म वाली जो रिकवरी की बनी है नीचे से, या फिर थोड़ी लॉन्ग टर्म वाली जो ऊपर से अच्छी सप्लाई की बनी है? आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, बुल मार्केट में रेंज अच्छा चीज होता है, क्योंकि जब जब मार्केट एक रेंज में चला जाता है, इसका मतलब यही है कि एक बुल बेयर बैटल चल रही है और मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है। पिछले 6 हफ्तों में हमने 10% का फॉल देखा निफ्टी में। ऑब्वियसली इस फॉल ने लोगों को हिला दिया, क्योंकि हमने ऐसा फॉल पिछले 15-18 महीनों में नहीं देखा था। बट आई थिंक मेरे हिसाब से एक बहुत नॉर्मल सी करेक्शन थी, और जिन जिन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में करेक्शन होने चाहिए थे वो हुए। मार्केट 23,300 500 से घुमा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सपोर्ट था। और जिस तरह से अब इस लेवल्स पे मार्केट स्टेबलाइज हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है और धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देना चाहिए। जिस तरह से मार्केट ने जीडीपी नंबर्स को हैंडल किया, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी एनकरेजिंग साइन, क्योंकि अब जीडीपी नंबर्स के बेसिस पे काफी लोग ये व्यू ले रहे हैं कि बाजार चल नहीं सकता है। बट मेरा ये मानना है कि जो आज के जो जीडीपी नंबर्स है वो पिछले 4 हफ्तों में मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। सो इसीलिए आई थिंक आज हम बात कर रहे हैं तो मार्केट ग्रीन में है, जो ज्यादा लोग सोच नहीं पा रहे होंगे। तो मेरा मानना है कि बाजार यहाँ से चलेगा। निफ्टी में कोई मेजर मूवमेंट नहीं आएगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। 24,200 300 का एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, एक बार वो निकलता है तो मेरे हिसाब से बाजार में और 4 से 5% टुवर्ड्स 25,000 धीरे धीरे आ सकता है। और नीचे में 23,800 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बट इस मार्केट में आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है, और मेरा मानना है कि आईटी और बैंक्स मार्केट को संभाल के रखेंगे, और ये दोनों सेक्टर्स में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और बैंक संभाल कर रखेंगे, और इस लिहाज से बाजार में तेजी के आसार है। यहाँ से लीडरशिप आएगी और आप कह भी रहे हैं कि बाजार धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। दो चीज़ें जानना चाहता हूँ कि अगर किन लेवल के नीचे जाकर ट्रेड करें तो मान लें कि फिर से 23,200-300 के आसपास के जो लोज बने वो टेस्ट हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं, और किन लेवल्स के ऊपर बाजार में पूरा जोश, कन्विक्शन, भरोसा ये आ जाना चाहिए कि अब तो भाई बढ़िया तेजी होने वाली है? हाँ जी, आपने ठीक बोला, क्योंकि जिस तरह की कंफ्यूजन है, आई थिंक दोनों लेवल जो बैटल लाइंस की तरह है उनको संभाल के रखना चाहिए। तो नीचे का जो लेवल है वो है 23,780। आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे जाता है, आई नो काफी दूर है, 300-400 पॉइंट दूर है, बट अगर उसके लेवल के नीचे अगर जाता है तब हमें ये मानना पड़ेगा कि जो रिसेंट लो था वो बॉटम नहीं था। बट जिस तरह की डेटा है, जिस तरह के इंडिकेटर्स है, जिस तरह के ब्रेथ स्टडीज और जिस तरह का सेंटिमेंट है, मुझे लग रहा है कि हाई कन्विक्शन से हम ये बोल सकते हैं कि रिसेंट लो एक बॉटम था, और मार्केट उस बॉटम को बना के अब धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जो ऊपर का लेवल है वो दो लेवल है, एक तो 24,250 जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस है। अगर हम उसको पार करते हैं तो आई थिंक दैट विल बी द फर्स्ट बिग पॉजिटिव, और 24,500 मेरे हिसाब से अभी के लिए एक सीलिंग है। और जब मार्केट उस लेवल को क्रॉस कर जाएगा तब आई थिंक 500 से 700 की पॉइंट की मूवमेंट टुवर्ड्स 25,200 मेरे हिसाब से बाजार चला जाएगा। सो ट्रेजेक्टरी ऊपर रहेगा, बट आई थिंक पेस थोड़ी सी धीरे सी रहेगी, क्योंकि मार्केट पे अभी दिसंबर का महीना है, ज्यादा कोई ट्रिगर्स है नहीं। तो ये है आपके लिए बिल्कुल लेवल्स जो ध्यान में रखने वाले। 23,775 के नीचे बाजार कमजोर होना शुरू करेगा तो वो ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि आपने कहा बैंक निफ्टी लीडरशिप ले सकता है। आज जीडीपी आंकड़ों के बाद थोड़े से कमजोर जरूर है बैंक निफ्टी पे। क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी पर नीचे और ऊपर की तरफ? देखिए, बैंक निफ्टी के बारे में समझने के लिए आज की मार्केट को मत देखिए, पिछले 7 हफ्ते की मार्केट को देखिए, क्योंकि निफ्टी में 10% का करेक्शन आया और बैंक निफ्टी इस पीरियड में एक रेंज में रह गया। आई थिंक दैट इज वेरी बिग आउट परफॉर्मेंस, और ये हमें बता रहा है कि बैंक निफ्टी इंटरनली काफी स्ट्रांग है। 52,500 का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का। अगर वो लेवल निकलता है तो मुझे लगता है कि 2,500 से 3,000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में अगले 3 से 6 महीने में आ सकती है। हो सकता है जल्दी भी हो जाए। और जिस तरह के स्ट्रक्चर्स है, एचडीएफसी बैंक लाइफ टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है, एसबीआई अच्छे लेवल्स को सस्टेन कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक अच्छे लेवल्स को सस्टेन कर रहा है, और भी जो छोटे पीएसयू बैंक है जो जिस तरह से स्टडी है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी इज द opportunity of the next 3 to 6 months। और जो 52,500 का जो ब्रेकआउट है वो आई थिंक विल हैपन ओवर द नेक्स्ट 2 to 4 weeks, और जैसी वो कंफर्मेशन आती है आई थिंक निफ्टी विल लुक्स वेरी डिफरेंट।
ठीक बात है। ये निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आपके लिए एक्शन, और जैसा कहा भी गौतम जी ने, आईटी और साथ ही साथ बैंक से रहेगी लीडरशिप। लीडर्स में अगर चुनना हो स्टॉक्स के लिहाज से तो कौन से आपको ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं सर? देखिए, एक तो आईटी इंडेक्स लाइफ टाइम हाइस पे है। आई थिंक ये काफी एनकरेजिंग बात है, क्योंकि आईटी ने जिस तरह से ग्लोबल न्यूज फ्लो को संभाला है या डिस्काउंट किया है, आई थिंक इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। और हमने अपने बिग पिक्चर रिपोर्ट में भी हम इसके बारे में कह रहे हैं कि यहाँ से भी 10 से 12% की तेजी आईटी इंडेक्स में आ सकती है। सो जो टॉप स्टॉक्स है, चाहे वो टीसीएस हो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, काफी अच्छे सेटअप्स है। मिड कैप्स में अगर आप देखें तो मैस्टेक और ई क्लर्क्स का काफी अच्छा सेटअप है। हमने ये सारे ट्रेड्स रिकमेंड किए थे रिसेंटली, और मुझे लगता है कि इसमें और बड़ी तेजी आएगी। रियल एस्टेट और मेटल्स मेरे हिसाब से दो डार्क हॉर्स अपॉर्चुनिटी है। रियल एस्टेट का काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, 4-6 महीने के कंसोलिडेशन से निकल रहा है। डीएलएफ हमारा वहां पर टॉपिक है। मुझे लग रहा है कि डीएलएफ वापस धीरे धीरे लाइफ टाइम हाइस पे चला जाएगा। रियल एस्टेट इंडेक्स धीरे धीरे लाइफ टाइम हाइस पे चला जाएगा। और जो बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है यहाँ पर, अगर किसी का 6 से 12 महीने का व्यू है, तो वो है मेटल्स। मेटल्स 86-8700 का उसका लॉन्ग टर्म बेस है, वहां से वो धीरे धीरे घूम रहा है, और मुझे लग रहा है कि मेटल्स इंडेक्स भी 10,500 तक चला जाएगा। सो अगर किसी का 6 से 12 महीने का अगर व्यू है, तो मेटल्स और रियल एस्टेट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है। उसके जो टॉप 3-4 स्टॉक्स है उसमें रहिए, ग्रेड बी और ग्रेड सी से दूर रहिए। एडवाइस दिए गौतम जी ने कि ये दो सेक्टर जो और मजबूत हो सकते हैं उसमें मेटल और रियल एस्टेट, वो आपको दे रहे हैं बेहतरीन मौका, और वहां पर रहें दिग्गजों के साथ। आइए सोने चांदी पर भी एक बार राय ली जाए। गोल्ड, सिल्वर या फिर क्रूड, ये तीनों ही जो कमोडिटीज बाजार के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी चाल कैसे देखते हैं गौतम जी? देखिए, पिछले 12-18 महीनों से हम तो गोल्ड और सिल्वर में कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रहे हैं। आई थिंक ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी चार्ट देखेगा तो समझेगा कि एक सीरीज ऑफ हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स बन रहा है। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद एक थॉट प्रोसेस थी कि क्योंकि हो सकता है कि दुनिया थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स में ज्यादा उलझा नहीं रह जाए, तो उसके कारण गोल्ड और सिल्वर में वीकनेस आनी चाहिए। हमारा ये व्यू नहीं है। गोल्ड और सिल्वर अभी भी काफी स्ट्रांग है चार्ट्स पे, और मुझे लगता है कि अगले एक साल में गोल्ड $3200 तक जा सकता है। सिल्वर का हमारा $35 का एक वर्किंग टारगेट था इंटरनेशनल प्राइसेस में, उसमें एक पुल बैक आई है, बट $30 के आसपास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि $35-36 मीडियम टर्म में चला जाना चाहिए, और $41 तक लॉन्ग टर्म में चला जाना चाहिए। सो 30 से 35% की अपसाइड हमें सिल्वर में लग रही है, और 20% की अपसाइड हमें गोल्ड में लगती है। ऑयल का अगर आप चार्ट देखें तो पिछले 12 महीनों में एक रेंज में रहा है, $65-67, और नाइमेक्स क्रूड हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर वो टूटता है तो आई थिंक $10 की फॉल आ सकती है। तो रेंज में है, जब तक रेंज में है आई थिंक वर्ल्ड मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा है। सो मैं नहीं चाहता हूं कि क्रूड ना तो नीचे में ब्रेकआउट करे ना ऊपर में ब्रेकआउट करे। रेंज में रहे तो दुनिया अच्छा रहती है। राय गौतम जी की तरफ से। गौतम जी, वैसे आप जो कह रहे हैं अच्छा ही हो, मार्केट ऊपर जाए, धीरे धीरे संकेत भी दे रहा है, फर्ज करें अगर खराब हो जाए, किसी वजह से नीचे जाए, तो कमजोर कड़ी कौन है इस बाजार में? देखिए, जो पिछले 6 हफ्तों में गिरे हैं, आई थिंक उनसे दूर रहना चाहिए। इस मार्केट में आप अंडर परफॉर्मेंस को बाय मत कीजिए, आप आउट परफॉर्मेंस को बाय कीजिए। और मेरा ये मानना है कि रिलायंस और जो एनर्जी सेक्टर है वो काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर है। पिछले 6 हफ्तों से वो गिर रहा है, अंडर परफॉर्म किया, उसका चार्ट अभी भी काफी खराब है। तो लोग इसके बारे में बॉटम फिशिंग के बारे में बात करते हैं। मेरा मानना है कि जहां पर आपके पास डीएलएफ या एचडीएफसी बैंक या एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर्स हैं, तो आप रिलायंस में आप कुछ मत कीजिए। सो रिलायंस, एनर्जी सेक्टर, फार्मा, ऑटो और कैपिटल गुड्स, ये सारे सेक्टर से दूर रहने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी आउट परफॉर्मेंस चली गई। फिर तो ये है राय आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स पर आती हुई, रिलायंस और ऑयल एंड गैस सेक्टर से रहें दूर। अगर कमजोरी होनी तो यहीं से लीडरशिप आएगी। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। स्टॉक सेक्टर्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, बाकी सब पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए